अब वक्त हो गया है देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होंगी देश और दुनिया की बड़ी खबरें। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात हम करेंगे बंगाल की, क्योंकि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी ममता दीदी के राज में अवैध कब्जे, फिरौती और गुंडागर्दी का बड़ा गेम चल रहा है। हालांकि ममता बनर्जी अवैध कब्जा हटाने और गुंडागर्दी के खिलाफ अभियानों का दावा करती हैं, लेकिन उन्हीं के राज में उन्हीं के नेता, उन्हीं का प्रशासन अवैध कब्जा, फिरौती और गुंडा टैक्स लेने में मशगूल क्यों है? यकीनन हो ना हो, बंगाल में ममता राज की पोल खोलती ये रिपोर्ट देखिए और समझिए क्या माजरा है। ये दो तस्वीरें नहीं, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के सुशासन की बहुत बड़ी गवाही दे रही हैं। ये दोनों तस्वीरें बता रही हैं कि ममता के राज में अगर आप टीएमसी नेता हैं या उसके किसी नेता से आपकी अच्छी बनती है तो फिर कानून आपकी जेब में, हर चीज आपके जेब में। कैसे, उसको आप अब विस्तार से समझिए। ये पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की है। ये ममता के एक नेता की गुंडागर्दी और फिरौती की जीती जागती तस्वीर है। हालांकि उस गुंडागर्दी और फिरौती पर अब हथौड़ा चल रहा है। यह हथौड़ा एक बीएड कॉलेज के गेट पर लगे इस ताले पर चलाया जा रहा है, जिस पर टीएमसी नेता नासिर अहमद और भास्कर ने ताला जड़ दिया था। अब ये ताला क्यों जड़ दिया वो सुनिए। मालदा के मालाबाड़ी क्षेत्र की घटना है, जहां आरोप है कि टीएमसी नेता नासिर अहमद ने बीएड कॉलेज के मालिक से 50 लाख का गुंडा टैक्स मांगा था। अब कॉलेज के लोगों के मुताबिक जब 50 लाख की फिरौती देने से मना किया गया तो 1 जुलाई को पहले कॉलेज मालिक पर हमला किया गया, फिर जान से मारने की धमकी दी गई। आरोप है कि परिवार को भी किडनैप करने की कोशिश की गई। फिर 6 जुलाई को कॉलेज में तोड़फोड़ की गई और उसके बाद कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया गया। ये वही ताला है और उसको अब तोड़ा जा रहा है। কলেজে গিয়ে এসে ভাঙচুর করেছে, তার আগেই ভাঙচুর করেছে। ভাঙচুর করে তালা, হ্যান্ডেল যত কিছু ছিল সমস্ত কিছুকে চুরমার করে দিয়ে নিজেদের একটা তালা, দুটো তালা লাগিয়ে গেছে। अब इस मामले पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये सब तो टीएमसी के लिए आम बात है। সমস্ত কিছু ঘটা করে মমতা ব্যানার্জি সাংবাদিকদের সামনে বলছেন, কিন্তু তার কোনো কাজের লক্ষণ নিজ অবধি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব মানছেন না। यानी दीदी गुंडाई दूर करने की बात तो करती हैं, लेकिन खुद उनके नेता कैसे गुंडाई और दादागिरी कर रहे हैं, ये उसकी जीती जागती तस्वीर है। अब अगली तस्वीर भी देख लीजिए। ये वीरभूम के शांति निकेतन में वृद्धाश्रम की तस्वीर है। अरे ना ना ना, इसे वृद्धाश्रम मत समझिए, ये तो वृद्धाश्रम के नाम पर बना दिए गए रिजॉर्ट की आंखें चौंधिया देने वाली तस्वीरें हैं। यहाँ शानदार गार्डन है, कई मंजिला फुल्ली एयर कंडीशन इमारत है और हर वो सुविधा है जिसकी ख्वाहिश कोई भी करता है। अब खबर क्या है वो समझिए। वीरभूम के सोनाझुड़ी में जिला परिषद से इस बेशकीमती सरकारी जमीन को वृद्धाश्रम के नाम पर लिया गया और फिर साल भर के अंदर वृद्धाश्रम अचानक से चमचमाते रिजॉर्ट में बदल गया। अब ममता राज में ये चमत्कार कैसे हुआ जो ममता दीदी अवैध अतिक्रमण पर सख्त दिखाई दे रही हैं? उनके राज में ये अवैध निर्माण हो कैसे गया, जवाब कौन देगा? अब कहानी समझ। असल में वृद्धाश्रम के नाम पर इस जमीन को 2017 में एक स्वयंसेवी संस्था ने लीज पर लिया था। उस संस्था ने 2019 में वृद्धाश्रम चलाने से मना कर दिया। फिर उसकी जगह दूसरे संस्थान ने 1,51,000 के वार्षिक किराए पर 33 साल के लिए इस जमीन को वापस ले लिया। खास बात यह है कि शांति निकेतन के इस इलाके सोनाझुड़ी में जमीन की कीमतें करोड़ों में है, लेकिन इसे सिर्फ 1.5 लाख रुपए की लीज पर दे दिया गया। उसका भी मकसद वृद्धाश्रम बनाना था, लेकिन 2022 में जिला परिषद बोर्ड ने यहाँ रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट बनवा दिया। और यहाँ पर ही क्वेश्चन आता है कि ये रिसोर्ट का परमिशन किसने दिया, क्यों दिया, और अगर सबके सामने ये रिसोर्ट यहाँ पर हो गया है तो प्रशासन क्यों चुप है, क्यों यहाँ इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया? अब ये ऑर्डर किसने दिया, किसके कहने पर दिया? अब इस 5 स्टार वृद्धाश्रम रिजॉर्ट के बारे में बताने वाला कोई नहीं है। ওল্ড এজ হোম হওয়ার কথা, সেখানে রিসোর্ট হয়ে গেছে। তো জেলা পরিষদে আপনি অ্যাপ্লিকেশন বলতে পারছি না। अब सवाल ये है कि आखिर वृद्धाश्रम की जमीन पर रिजॉर्ट कैसे बन गया, इसकी इजाजत किसने दे दी, इसका मालिक कौन है, तो किसी को नहीं पता।
अब टीएमसी राज का ये चमत्कार खबरों में आ गया तो जिला परिषद को न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यहीं पर ही क्वेश्चन उठ रहा है कि प्रशासन कब अपने यहाँ पर एक्शन लेगा और इस रिसोर्ट के खिलाफ, रिसोर्ट जो जिन लोगों ने इसका परमिशन भी दिया है उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगा। अब क्या ममता दीदी के सुशासन में इस अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चलेगा या फिर अवैध निर्माण पर एक्शन सिर्फ जनता को रिझाने का एक झुंझुना बनकर रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात देश की राजधानी दिल्ली की करते हैं, जहां पिछले कुछ दिन पहले तक पानी की किल्लत थी, तो अब दिल्ली में पानी मुसीबत बनकर टूटा है। मुनक नहर टूटने से जेजे कॉलोनी में पानी ने घुसपैठ कर दी। राजधानी से आफत की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि यह मुसीबत स्क्रिप्टेड है। पानी और यहाँ तक आएगा नहीं, बुला देता मैं। उफान मारता ये मटमैला पानी किसी गांव देहात या पहाड़ पर नहीं उतर रहा है। ये तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली के एक मोहल्ले की, जहां मासूमों की जिंदगी दांव पर लगी है। सुरक्षित जगहों पर भागने के लिए बोट दौड़ रही है और आशंका जताई जा रही है कि यह आपदा साजिशन भी बुलाई जा सकती है। इस साजिश की थ्योरी तक पहुंचेंगे, लेकिन पहले दिल्ली में क्या हुआ वो तस्वीरों के जरिए समझिए। ये तस्वीरें दिल्ली के जेजे कॉलोनी की है और इस आफत से लगातार दूसरे साल दिल्ली का साक्षात्कार हो रहा है। दरअसल कल रात दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में मुनक नहर टूट गई और इससे सटे जेजे कॉलोनी में पानी ने घुसपैठ कर दी। पूरी जेजे कॉलोनी जलमग्न हो गई। ड्रोन के जरिए तबाही की पूरी गवाही आपके सामने है। ये हम लोग का ड्रोन है, अभी ये एरियल व्यू आपको दिखाएगा कि किस तरह से बवाना में जो नहर फूटी है वो किस तरह से लगातार तबाही मचा रही है। उसकी सीधी तस्वीरें यहाँ से बवाना से आपको लगातार हम लोग दिखा रहे हैं। ये आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की यहाँ पर लाइन लगी पड़ी है। यहाँ पर इस पूरे पानी के दलदल में लगातार लोग चल रहे हैं। जेजे कॉलोनी में जल स्तर 3 फीट तक पहुँच गया। लोगों के घरों के भीतर पानी भरा हुआ है और ऐसे हालात में यहाँ रहने वाले लोग पलायन करने को मजबूर हैं। कोई कंधों पर सामान लादकर यहाँ से सुरक्षित जगहों की तरफ निकल रहा है, तो किसी की गोद में 2 मुहे बच्चे हैं। यहाँ पर सर इंजन नहीं लगा रखा पानी निकलने के लिए, ये लोग केयरलेस हो रहे हैं, बहुत केयरलेस हो रहे हैं। इंजन वगैरह कुछ नहीं लगा अभी 1-2 लगा रखा है, 2 लगानी चाहिए। ये भी सड़क भी फाड़ा वहाँ। अच्छा जी को व्हाट्सएप के द्वारा भेज दिया गया था, फिर भी विधायक जी ने कोई गौर नहीं किया। इसकी रिपोर्टिंग भी है, वीडियो भी है, सब कुछ है इसका। अब समझिए कि आखिर ये हालात हुई क्यों। बताया जा रहा है कि हरियाणा से ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से मुनक नहर टूटी। जी न्यूज मुनक नहर के इसी टूटे हिस्से पर पहुंचा और वहां मौजूद हरियाणा के इंजीनियर से बात की, तो उन्होंने मुनक नहर के टूटने के पीछे की बड़ी वजह साजिश बताई। थोड़ी जानकारी, क्योंकि एक ऑफिशियल वर्जन रात को 2:15 बजे हमें मैसेज आता है कि यहाँ पे CLC ब्रीच होगी। हम 3 बजे आ गए थे। आके हमने देखा, प्राइमा फेसाई हमें लगता है किसी ने डेलिबरेटली कोई शरारत की है और 4 बजे से हम मशीनरी लेके अपने अरेंजमेंट्स पे लग गए थे। वहीं बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया जेजे कॉलोनी के बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे, तो जी न्यूज ने इस आफत से सांसद महोदय का साक्षात्कार करवाया। सांसद जी भी खुद पानी में उतरे और आम आदमी पार्टी को धोने लगे। उन्होंने भी इंजीनियर के साजिश वाले आरोप पर अपनी सहमति जताई। साथ ही आरोप लगाया कि बीती रात से जेजे कॉलोनी में पानी भरने के बावजूद यहां से पानी निकालने के लिए पंप की व्यवस्था नहीं की गई और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। इस पानी को निकालने की जिम्मेदारी मुनक नहर की नहीं है, हरियाणा सरकार की नहीं है। इस पानी को निकालने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, जल बोर्ड की है, फ्लड इरिगेशन की है, नगर निगम की है। आतिशी मैडम का कोई बयान नहीं है। एमसीडी से लेकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी जेजे कॉलोनी पर अब तक खामोश है। इस आफत को अधिकारियों के भरोसे छोड़ जल मंत्री सौरभ भारद्वाज आज यमुना बैराज के निरीक्षण पर पहुंचे और यहां उन्होंने तैयारियों को लेकर अपनी पीठ थपथपाई। ये हमारी उम्मीद है कि इस बार यमुना का पानी शहर के अंदर घुस नहीं पाएगा।
उस एम्बैंकमेंट को टूटने की खबर हमारे को रात को आई है और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी जो है वहाँ पे पहुँचे हैं। मैंने आज फ्लड डिपार्टमेंट के भी चीफ इंजीनियर को बोला है कि आप वहाँ पे जाइए और अगर फ्लड डिपार्टमेंट भी कोई मदद कर सकता है जल बोर्ड की तो वो भी हम करेंगे वहाँ पे। दरअसल मूनक नहर को दिल्ली की लाइफलाइन भी कहा जाता है क्योंकि इसी नहर से दिल्ली की करीब 30 लाख आबादी को पेयजल सप्लाई होता है, जिसमें कई वीवीआईपी इलाके शामिल हैं। मगर अब मूनक नहर के टूटने से पीने के पानी के लिए तरसती दिल्ली में जल संकट और भी गहरा सकता है। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में पानी से मचे हाहाकार के बाद अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनकी मुश्किलों को ईडी की चार्जशीट ने कई गुना बढ़ा दिया है। इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। अब बीजेपी ने चार्जशीट को लेकर सीधे केजरीवाल पर सियासी अटैक किया और आम आदमी पार्टी पूरे मामले में डिफेंसिव नजर आ रही है। कहते थे ना कि आरोप लगते ही हम इस्तीफा देंगे, अभी आरोपी बन गए आप। मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए और आम आदमी पार्टी ही आरोपित हुई है, इसमें क्या होना चाहिए उनसे हम चिट्ठी के मार्फत जानना चाहते। ईडी ने चार्जशीट किया है, सारे के सारे विषयों पे फैक्ट के साथ, डेटा के साथ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। जो अरविंद केजरीवाल बार बार बोल रहे थे कि कोई एविडेंस नहीं है, आज सारी एविडेंस कोर्ट के सामने प्रस्तुत की गई है। इस तरह की कट्टर बेईमानी की राजनीति जो अरविंद केजरीवाल जी ने प्रस्तुत की देश के सामने, वो पूरे देश ने उसे नकार दिया। जो चार्जशीट फाइल किए कोर्ट में ऑर्डर में बड़े स्पष्ट तरीके से पूरे देश के सामने और जनता के सामने है ये ऑर्डर। मैं चाहूँगा कि सभी इसको पढ़े। इसमें स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि कोई एक चवन्नी का कहीं पे कोई ईडी ने सबूत नहीं दिया है। दिल्ली के बाद यूपी चलते हैं, जहां टीचरों से जुड़े एक मामले में योगी के फैसले का बुलडोजर तैयार है। असल में यूपी में टीचरों को समय पर स्कूल पहुंचने के लिए नया आदेश जारी किया गया। यूपी में डिजिटल अटेंडेंस की शुरुआत हुई, जिसका विरोध टीचर्स ने किया। फिर टीचर्स को सियासी पार्टियों ने सपोर्ट किया, पर अब योगी का अल्टीमेटम आ गया है, यानी शिक्षक अगर आदेश नहीं मानेंगे तो सैलरी रुक जाएगी। ग्रामीण परिवेश के बच्चे बिल्कुल एक समय पे नहीं आते हैं, थोड़ा इधर उधर लेट होते हैं। हमारा विरोध ये है, पहली बात तो मतलब क्या शिक्षक इतना विश्वास का पात्र नहीं रहा कि वो समय से स्कूल जा रहा है या नहीं कर रहा है। डिजिटल हाजिरी के विरोध में जितने टीचर आए सब अपने अपने बहाने लेकर आए और योगी ने इनके खिलाफ कड़े फैसले का बुलडोजर चला दिया है। यूपी में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर सख्ती शुरू हो गई है। अब 3 दिनों तक ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज नहीं कराने वालों का वेतन रुकेगा। बाराबंकी और उन्नाव में शिक्षकों का वेतन रोकने का निर्देश भी दे दिया गया है। योगी सरकार शिक्षा में सुधार को लेकर अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं और यूपी के सरकारी शिक्षक डिजिटल हाजिरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला 8 जुलाई को शुरू हुआ, जब यूपी के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में टीचरों की डिजिटल हाजिरी अनिवार्य कर दी गई। पर अब यूपी के सभी जिलों में प्रदर्शन करके शिक्षकों ने सरकार के इस फैसले के विरोध का ऐलान कर दिया है। आज हमारा टीचर उपस्थिति देने से मना नहीं कर रहा, टीचर विद्यालय जा रहा, निष्ठापूर्वक पढ़ा रहा है। उसके बाद इस तरीके से कि आप सेल्फी के माध्यम से दोगे, ये व्यावहारिक नहीं है और इसे उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ इसका विरोध करता है। ये मामला शिक्षकों और शिक्षा विभाग के बीच टकराव के साथ शुरू हुआ। अब शिक्षकों के तमाम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला पहले प्रशासनिक था, अब राजनीतिक हो गया है। अखिलेश यादव ने डिजिटल अटेंडेंस का विरोध करते हुए शिक्षकों का साथ दिया। इसके बाद खबरें आई कि चौतरफा दबाव के बाद योगी सरकार अपने फैसले से पीछे हट रही है, लेकिन नई खबर के बाद सरकारी शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 11 जुलाई से डिजिटल अटेंडेंस दर्ज नहीं कराने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस आदेश के बाद भी टीचर डिजिटल अटेंडेंस के बहिष्कार पर अड़े हुए हैं।
पूरा अपना 100% देंगे, प्राइवेट स्कूल के बच्चों के बराबर पढ़ाएंगे, लेकिन अटेंडेंस नहीं देंगे, रजिस्टर में अटेंडेंस लगाएंगे, ऑनलाइन हाजिरी नहीं देंगे। या नेटवर्क प्रॉब्लम है, रास्ते की प्रॉब्लम है, इलाके इतनी दूर दूर है कि साधनों की परेशानी है, बहुत सारे कारण है, एक कारण नहीं है। योगी के आदेश से यूपी के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में छात्रों का भविष्य सुधर सकता है। आप डिजिटल अटेंडेंस का नियम और टारगेट समझिए और खुद फैसला कीजिए कि इसका विरोध आखिर क्यों हो रहा है। डिजिटल अटेंडेंस में शिक्षकों को सुबह स्कूल खुलने और शाम को स्कूल बंद होने पर अपनी फोटो एक मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड करनी होगी। ये मोबाइल ऐप जीपीएस के जरिए शिक्षकों की लोकेशन को भी ट्रेस करेगा, यानी देखा जाएगा कि टीचर स्कूल में है या किसी और जगह है। इसकी मदद से शिक्षकों को समय पर स्कूल आने के लिए कहा जा रहा है ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। इस मामले में टीचरों की अपनी डिमांड्स है। वो चाहते हैं कि उनके अटेंडेंस पहले की तरह रजिस्टर में दर्ज हो ताकि उन्हें अपने समय से आने और जाने की छूट मिलती रहे। पर योगी हमेशा की तरह इस मामले में कड़े फैसले का बुलडोजर चला चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा 2 जुलाई के बाद से अंडरग्राउंड है। बाबा कहां छुपा है कोई नहीं जानता, लेकिन पाखंडी बाबा के राज बेपर्दा हो रहे हैं। आज हम बाबा के एक ऐसे राजदार से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो साकार हरि को बेहद करीब से जानता है। भोले बाबा के पागल होना कोरी अफवाह है या फिर सच, आपको इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। उसने साकार हरि को पागल होते देखा है। उसने भोले बाबा को दीवार में सिर मारते देखा है। बाबा की वो राजदार टीवी पर पहली बार। नारायण साकार हरि एक ऐसा कथित बाबा जो चमत्कार के दावे किया करता है, जो अपने भक्तों के दुख भरने का दम भरता है, जो चमत्कार से बड़ी बीमारी को दूर करने की बात करता है। बाबा के चमत्कार दिखाने के कई वीडियो भी आपने देखे होंगे, लेकिन पहली बार आप देखेंगे कि साकार हरि किस तरह एकांत में पागलों जैसी हरकत करता है। अपने भक्तों के सामने सच संवर कर पेश होने वाला साकार हरि क्या मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है? क्या साकार हरि अचानक से पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है? क्या साकार हरि दीवारों में सिर मारता है? इन सवालों को जन्म उस राजदार ने दिया है जो बाबा को सबसे करीब से जानती है। बिल्कुल पागल है, दीवार में मुंह मारता है। सुना आपने ये बुजुर्ग महिला क्या कह रही है? ये कह रही है कि साकार हरि और भोले बाबा पागलों की तरह फिरता था, वो दीवारों पर सिर मारता था। भोले बाबा को इस बुजुर्ग ने काफी करीब से देखा है। इसने भोले बाबा के साथ बचपन गुजारा है। दरअसल सोनकली नाम की ये बुजुर्ग नारायण साकार हरि की बड़ी बहन है और इसने जो दावा किया है आपको एक बार फिर से सुनना चाहिए। भोले बाबा जब बाबा बने थे तो कुछ चमत्कार तो देखे होंगे आपने बाबा जी के? अरे ये नौकरी करता है तो इन पे कोई ऐसी सकती भगती हुई, बिल्कुल पागल से दीवार में मुंह मारता है, तब इन्हें नौकरी छोड़ा नहीं पाई। अच्छा। हाँ। किसकी नौकरी करते थे? पहले पुलिस में भर्ती हुए, इंस्पेक्टर हो गए। जिस तरह के चमत्कार साकार हरि दिखाने के दावे करता था, क्या उसके पीछे बाबा का पागलपन था? हालांकि 2 जुलाई की घटना के बाद साकार हरि अचानक लापता हो गया था। पुलिस ने एफआईआर तक में बाबा का नाम शामिल नहीं किया है, न ही एसआईटी की रिपोर्ट में साकार हरि का जिक्र है। फिर भी बाबा अंडरग्राउंड है। हालांकि अचानक बाबा का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें साकार हरि ने हादसे पर सफाई दी। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। सवाल यही उठ रहे हैं कि साकार हरि कानून के सामने पेश क्यों नहीं हो रहा? वो अपनी बेगुनाही के सबूत क्यों नहीं दे रहा? कहीं बाबा मानसिक रोग की वजह से पुलिस से भागता तो नहीं फिर रहा है?
हालांकि दावे के साथ कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाबा पागल है या मानसिक रोगी इसका पता तो मेडिकल जांच से ही लग सकता है। लेकिन जो दावा बाबा की बहन सोनकली ने किया है उसे भी नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात पाकिस्तान की, जो सुबह से चीख रहा है। दरअसल आज सुबह खबर आई कि भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के मैच खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। बस इतनी खबर सुनकर पाकिस्तानियों में हाय तौबा मच गई। कैसे आज दिन भर पाकिस्तान का मीडिया इस मुद्दे पर चीखता रहा, रिपोर्ट देखिए। इंडिया नहीं आ रहा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, पाकिस्तान। इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर, कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान के अंदर जाके खेलने से। भारत के एक इनकार से आज पाकिस्तान में चीख पुकार मच गई। पाकिस्तानियों को ऐसा लगा जैसे भारत ने उन्हें जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों में लगे पाकिस्तान को अपने 1200 करोड़ रुपए डूबते दिख रहे हैं। सुबह सुबह ही पता चला कि जनाब इंडिया नहीं आ रही पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 2025 जो चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल होनी है। मैंने कहा कमाल है यार, हम सोते ही रह गए और वहां पे अनाउंस भी हो गया कि इंडिया नहीं आ रहा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, पाकिस्तान। दरअसल फरवरी 2025 में पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने वाला है। पाकिस्तान उम्मीद लगाए बैठा था कि भारत वहां खेलने आएगा, लेकिन भारत ने एक बार फिर इससे इनकार कर दिया है। भारत का रुख साफ है कि आतंक और खेल एक साथ नहीं चल सकते। भारत के इनकार करते ही अब पाकिस्तान की मेजबानी पर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि भारत ने हाइब्रिड मॉडल की मांग की है और कहा है कि उसके मैच दुबई या श्रीलंका में करवाए जाएं। हमारी टीम इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेल के भी आ गई, लेकिन जब बारी आई चैंपियन ट्रॉफी की तो इंडिया दोबारा से पाकिस्तान नहीं आ रहा है। इंडिया की टीम दोबारा से पाकिस्तान आने से इनकार हो गई है और अब पीसीबी का ये स्टांस है कि हम जो है वो श्रीलंका को जो है ऐड करेंगे बीच में। चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में होनी थी, उसके लिए इंडिया की जो हुकूमत है उसने इनकार कर दिया है। पाकिस्तानियों को वही डर सता रहा है जो कि एशिया कप में हुआ था। एशिया कप में भी होस्ट पाकिस्तान था, लेकिन भारत समेत सभी अहम मुकाबले श्रीलंका में हुए थे। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में भी कुछ ऐसा होने का खौफ पाकिस्तान में है, जिसके बाद वहां के पूर्व क्रिकेटर तो यहां तक कहने लगे हैं कि अगर ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान को खेलना ही नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है जब तक मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी हैं, हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। या तो पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी, ये जुमला याद रखिएगा, और पाकिस्तान नहीं खेलेगा वो चैंपियंस ट्रॉफी। ये बात सच है, ये बात फैक्ट है। इंडिया रन्स द क्रिकेट ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। ये बात ठीक है। फंडिंग 95% से ज्यादा, 90% से ज्यादा फंडिंग इंडिया से आती है। आईसीसी को बात माननी पड़ती है उनकी। पाकिस्तान इससे पहले भी इस तरह की धमकियां दे चुका है। याद कीजिए साल 2023 का वर्ल्ड कप, जब पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि अगर एशिया कप भारत ने नहीं खेला तो वो भारत में वर्ल्ड कप से नाम वापस ले लेगा। लेकिन दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान को उस पर भी मुंह की खानी पड़ी थी। न सिर्फ एशिया कप श्रीलंका में हुआ था, बल्कि पाकिस्तान टीम भारत भी आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया नहीं आ रहा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, पाकिस्तान। और यहां वक्त है ब्रेक का।